स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे झारखंड भूमि संबंधित कानून के तहत। आज हम विल्किंसन रूल 1833 और पेशा कानून 1996 के बारे में ये दोनों आज टॉपिक हम क्लियर कर देंगे क्योंकि समय कम बचा है। तो आज इसमें हम बेसिक क्लियर कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी कुछ क्वेश्चन इसमें करवा देंगे, ताकि यहीं से एक दो क्वेश्चन विल्किंसन रूल से आएगा और एक दो क्वेश्चन पेशा कानून से आएगा। और ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इसलिए इसका मैं पूरा इसका भी मैं करवा चुका हूँ, लेक्चर दे चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका वीडियो अपलोड है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेस्ट सीरीज एकेडमी, ठीक है, टेस्ट सीरीज एकेडमी, ये टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ टेस्ट वगैरह कुछ सारा कुछ भेजा जा रहा है, वहाँ पे आप लोग देख लें। एक दो दिन में कुछ एक दो टेस्ट सीरीज और भेज देंगे विभिन्न संस्थानों का, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा सेल्फ। अब समय कम बचा है इसलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा नर्वस ना हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। और एक सप्ताह का समय है तो आप लोग भी थोड़ा सा चिल कीजिए और थोड़ा सा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, ताजगी हवा लीजिए। इस वजह से मैं थोड़ा सा कम वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अब लगभग जो है कम से कम जेपीएससी के लिए 100 जो है मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और उस 100 से हो सकता है कि आपका झारखंड स्पेशल निकल जाए, पेपर 2 निकल जाए। और पेपर 1 के लिए भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और क्या क्या वीडियो मैंने अब तक अपलोड किया उसका भी एक अलग से मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। आप लोग उसे भी देख लीजिएगा और समझिएगा कि कहाँ कहाँ से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कीजिए कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए 1 2 कंप्लीट हो गया था टॉपिक। अब आइए तीसरा और चौथा टॉपिक आज हम कंप्लीट करवाएंगे। ये ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 क्वेश्चन इससे आएगा, 2 क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। लेकिन इससे इससे दोनों से 8-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट है। चलिए विल्किंस रूल देखिए 1833। तो यहाँ पे विल्किंसन रूल के 31 नियम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख लें कि कैप्टन थॉमस विल्किंसन जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट बने तो फोर्ट विलियम कलकत्ता से उन्हें ही जनजातियों की दशा सुधारने के लिए कोल्हान क्षेत्र अर्थात चाईबासा में पदस्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, कैप्टन विल्किंसन महाशय ने यहाँ के जनजातीय प्रशासकीय एवं न्यायिक व्यवस्था का अध्ययन किया और इस क्षेत्र में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था एवं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को बनाए रखने की अनुशंसा फोर्ट विलियम कलकत्ता से की। अनुमोदन के उपरांत कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने 1833 में कोल्हान क्षेत्रों में जनजातियों की पारंपरिक शासकीय व्यवस्था के साथ 31 नियम को लागू किया। और यही जो 31 नियम है इसी को विल्किंसन रूल कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि विल्किंसन रूल ने कितने नियम बनाए थे, तो टोटल 31 नियम बनाए थे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि 1833 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे 13 है, ठीक है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 13 के अनुसार गवर्नर जनरल के एजेंट विल्किंसन ने लोक न्याय हेतु निम्नलिखित 31 नियम गवर्नर जनरल काउंसिल से अनुमोदन कराया, जो निम्नलिखित है। अब इसमें जो मेन है कि आप लोग को ये 31 नियम इसमें सारा विवरण के साथ दिया गया है। तो ये हमारे ऑनलाइन में ये जो है ये सब ऑफलाइन का टॉपिक रहता है, 2 दिन का इसका क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 31 नियम ये बताने नहीं जा रहा हूँ, जो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से जो इसके 31 नियम में से है, बीच बीच में कोई उठा करके क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो ये 31 नियम आप लोग जो झारखंड स्पेशल का जो टेक्स्ट बुक है उससे आप लोग ये 31 नियम देख लीजिएगा। फिलहाल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार इसे नज़र से देख लीजिएगा। लेकिन इसके अंत में मैं विल्किंसन से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है उसी में से कोई 2 क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 नियम आप लोग देख लें, ये विल्किंसन रूल के 31 नियम है। तो इसके बाद क्या इन्होंने ये 31 नियम बनाया, उसके बाद देखिए हस्ताक्षर है थॉमस विल्किंसन, ये कैप्टन बन के आए थे और एजेंट थे किनके, गवर्नर जनरल के एजेंट भी थे। तो यही 31 नियम इनके हैं और यहीं पे आपका विल्किंसन रूल खत्म हो जाता है। अब आइए विल्किंसन रूल से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न। यहाँ पे एमसीक्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि बस यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि आपके पास एक नज़र में आ जाए कि आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये जानते थे या नहीं जानते थे। हमारा इसमें कोई मकसद नहीं है कि आपका हम टेस्ट लें, ठीक है, अब जबकि 1 सप्ताह बचा हुआ है।
अगर आपको टेस्ट ही देना है तो सेल्फ दे दीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ 1 2 3 4 सेंड कर दूंगा, ताकि आप डेली एक सेट दे दें और जो जो बच रहा है उसको रिवीजन करते जाएं। जो नोट्स बनाए आप लोग, अब रिवीजन का समय है, रिवीजन कर लें जरूर। यहाँ पे विल्किंसंस रूल है, इतना ही से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे और देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कौन आ सकते हैं, ठीक है। तो इतने में से जितना मैं करवा रहा हूँ विल्किंसंस रूल्स में से, उसमें से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कोल्हान, यहाँ पहला क्वेश्चन में आइए, कोल्हान क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाने का श्रेय किन अंग्रेज अधिकारियों को प्राप्त है? तो इसका पहला इसमें हो जाएगा जॉर्ज फॉक्सयून एवं जॉर्ज रफसेज को, ठीक है। दूसरे में आइए, बोल रहा है कि कोल्हान क्षेत्र को विजित कर कंपनी ने किस सीमांत प्रांत का गठन किया? इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रांत था दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम नागरिक प्रशासक के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई? तो ये था दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर में, बोल रहा है कि विल्किंसंस रूल बंगाल रेगुलेशन एक्ट की धारा 13 के तहत किस वर्ष लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833। पूछता है किस एक्ट के धारा, किस धारा के तहत? तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट की धारा 13 के तहत। धारा पूछेगा तो 13, एक्ट पूछेगा तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट। याद रखिएगा, ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा। पांचवा में है, विल्किंसंस रूल के तहत 300 रुपए तक या इससे कम मूल्य के मुकदमों की सुनवाई किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ये इसका सुनवाई जो होता था मुंसिफ या इसके समकक्ष जो अधिकारी होते थे उसके समक्ष इसकी सुनवाई किया जाता था। नेक्स्ट है ये 6 में, विल्किंसंस रूल के किस नियम संख्या में यह प्रावधान था कि क्षेत्र के दीवानी मुकदमे उसी क्षेत्र के सहायक अदालतों में दायर किए जाएंगे? तो ये था नियम संख्या 2। विल्किंसंस के जो 31 नियम थे वो इसमें दूसरे संख्या पे है। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बोल रहा है कि विल्किंसंस रूल कानून लागू होने के कितने वर्ष पूर्व के बाद पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा कि ऐसे मामलों की सुनवाई उसी क्षेत्र के अदालतों में ही संपन्न होंगे? तो ये 6 वर्ष से अगर अधिक हो जाएगा, अगर अधिक हो जाएगा तो उसमें फिर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे कि सुनवाई जो है उसी क्षेत्र में होगा, ठीक है। 8वां नंबर में ये नियम संख्या 3 में वर्णित प्रावधान के तहत विल्किंसंस रूल के अधीन कितने वर्ष पूर्व के विवादित मामले पर सुनवाई इस नियम के तहत किए जा सकेंगे? तो ये 12 वर्ष तक के जो मामले रहेंगे वो उस पर सुनवाई किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में, विल्किंसंस रूल के तहत सामान्यतः किस वाद का रिपोर्ट किस नंबर के निर्धारित मूल्य टिकट पर लिखे जाते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा शेड्यूल बी नंबर 9 रेगुलेशन 10 1829। नेक्स्ट है ये 10वां में, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के किसी वादी को परेशान करने हेतु अदालत में मुकदमा दर्ज करता है, यानी कि फर्जी मुकदमा दर्ज करता है, तो उसे क्या सजा दी जा सकती है? तो ऐसे व्यक्तियों को 1 महीने का साधारण कारावास दिया जाएगा। 11 नंबर में ये, अगर कोई प्रतिवादी मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित न हो तथा अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन या नोटिस का जवाब न दे तो किस समय अवधि के पश्चात कोर्ट एक तरफा निर्णय कर सकता है? तो ये 3 सप्ताह के बाद कोर्ट चाहे तो एक तरफा निर्णय दे सकता है। 12 नंबर में आइए, विल्किंसंस रूल के नियम संख्या 12 के तहत बिहार क्षेत्र में अदालतों की कार्रवाई किस भाषा में की जाएगी? तो इसकी भाषा होगी जो हिंदुस्तानी भाषा होगी वही। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, विल्किंसंस रूल के तहत किसी वाद के निर्णय से कोई व्यक्ति संतुष्ट न हो और वह दूसरी अदालत में अपील करना चाहता हो परंतु नितांत गरीब हो तो वह कौन सा स्टाम्प कागज में लिखकर अपना आवेदन कर सकता है? तो ये हो जाएगा शेड्यूल बी नंबर 8 रेगुलेशन 10 1829 के तहत वो ऐसा कर सकता है। 14 में यह, अदालत द्वारा निर्धारित दंड राशि देने में अक्षम दिवालिया देहिंदा या उनके जमानतियों को माफ कर देने की अधिकार सिर्फ एजेंट को ही रहेगा। विल्किंसंस रूल के किस नियम संख्या में यह प्रावधान किया गया है? तो यह है नियम संख्या 18, जो कि इंपॉर्टेंट है। 15 में यह बोला कि गवर्नर जनरल के एजेंट या उसके सहायकों को यह अधिकार रहेगा कि वाद पत्र के दायर हो जाने पर और जब प्रतिवादी का उत्तर भी हस्तगत हो जाने पर वे मामले के फैसले के लिए केस एक पंचायत को सुपुर्द कर सकते हैं। इसका उल्लेख विल्किंसन रूल के किस नियम संख्या में है? तो नियम संख्या ये 20 में है। 16 में यह विल्किंसंस रूल के किस नियम संख्या में यह विधान है कि वादी प्रतिवादी आपसी रजामंदी से किसी भी स्तर पर जाकर आपस में समझौता कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा नियम संख्या 25, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 17 में बोल रहा है
कि 50,000 रुपए से अधिक राशि के लेन देन पर किसी अदालत के निर्णय से असंतुष्ट वादी कितने रुपए का स्टाम्प पेपर लगाकर उसी अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है? तो वो फिर 350 रुपए का स्टाम्प लगाकर उसी पुनर्विचार याचिका उसी अदालत में दायर कर सकता है। लेकिन ये जो राशि कितनी होनी चाहिए? तो 5,000 रुपए से अधिक की राशि के लेन देन के पे जो विवाद होगा उसी के अनुसार। तो ये जो 17 नियम मैंने बताया आपका, 17 क्वेश्चन जो बताया विल्किंसन से, इसी से कोई 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग इसे 1-2 बार देख ले, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लोग नोट करके रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए अब पेशा कानून 1996। ये क्या है? तो ये है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 को ही हम लोग पेशा बोलते हैं। पेशा का जो फुल फॉर्म होता है, तो उसका फुल फॉर्म जो होता है द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, तो ये आप लोग इसका पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, पूरा नाम हमेशा याद रखा जाना चाहिए। शॉर्ट में ठीक है पेशा हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर पूछ दे इंटरव्यू में कि ठीक है पेशा का पूरा नाम क्या है, तो अगर आप नहीं बता पाए तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों आप लोग याद रखें। नेक्स्ट बोल रहा है कि देखिए क्या है कि यह कानून संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र में ही प्रभावी होती है। तो पेशा कानून जो 1996 एक्ट है वो संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है और इसी क्षेत्र में ये प्रभावी भी होती है। स्मरण रहे कि झारखंड के राज्य के 13 जिले और कुछ सीमित क्षेत्र संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगर जिला पूछेगा तो कितने जिले? तो 13 जिले आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि कांतिलाल भूरिया समिति की सिफारिश पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सकेंगे। तो यहाँ पे पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पर यह समिति बनी कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा कांतिलाल भूरिया समिति। तो ये कांतिलाल भूरिया समिति आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर यह अधिनियम बन गया। तो याद रखिएगा, ये इसके ऊपर वाला कांतिलाल भूरिया समिति हमेशा आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है इसका मूल्य उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो। उसके बाद बोल रहा है कि इसका अन्य उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना था, पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र भी बनाना था। और देखिए वर्तमान में यह कानून झारखंड सहित 10 राज्यों में, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं इसमें तो देख लें, टोटल 10 राज्य में यह कानून लागू है, जिसमें है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें देख लें यहाँ पे बिहार नहीं है। तो पूछता है कि पेशा कानून वर्तमान में किस राज्य में नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन बिहार भी रहेगा, तो आप लोग बिहार ही टिक मारिएगा कि इसमें पेशा कानून लागू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेशा कानून के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं एवं इसके विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके बहुत सारे हैं जो हम लोग थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वह सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल होगा। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ग्राम सभा नागरिकों के परंपराओं तथा सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का कार्य करेगी, साथ ही सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और विवादों के पारंपरिक निपटारे में भी मुख्य भूमिका निभाएगी। और ग्राम सभा अपने क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं अनुमोदित करेगी। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में क्रियान्वित गरीबी उन्मूलन तथा दूसरे लोकहित कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की भी पहचान और चयन करेगी। ये सब ग्राम सभा का ही काम होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ग्राम सभा अपने क्षेत्र में चालू विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के पश्चात संबंधित ग्राम से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी, जिसमें यह वर्णित होगा कि इस योजना में धन का उचित उपयोग हुआ है।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, बोला कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है पेशा कानून से। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है मध्यवर्ती तथा जिला स्तर के पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लघु जल निकायों के लिए योजना बनाने तथा उसका प्रबंधन करने का कार्य भी देखेंगे। और यहाँ पे कुछ इसी तरह का है, यहाँ पे बाकी इसके बाद जो है इसका फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग इसे स्क्रीन पे मैं स्लो कर दे रहा हूँ, एक बार स्टॉप करके आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है ये पेशा अधिनियम से जुड़ी समस्याएं। तो पेशा अधिनियम से क्या समस्याएं हैं, तो देखिए पेशा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जबकि कई स्थितियों में एक ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा चुनी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में समस्या यह आती है कि अगर पंचायत के किसी निर्णय पर अलग अलग ग्राम सभाओं की पृथक राय हो तो अंतिम निर्णय कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद लघु वन उत्पादों को लेकर ग्राम सभाओं के अधिकार संबंधी व्याख्या पर भी विवाद है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई ग्राम सभा उतने ही वन क्षेत्र के उत्पादों पर अपने अधिकार का दावा कर सकती है जो उसकी राजस्व सीमा के भीतर आता है। नेक्स्ट समस्या है कि यह अधिनियम सिर्फ उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र माना गया है। ऐसे क्षेत्र जिसमें जनजातियों की काफी संख्या है किंतु वह अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, इस कानून का लाभ वो लोग नहीं उठा पाते हैं। नेक्स्ट है कि कानून के पालन में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, नक्सलवाद जैसी समस्याओं की बाधाएं और भू हस्तांतरण के नियमों में स्पष्टता न होना भी इसमें एक बड़ी समस्या ये सब है। देखिए अब पेशा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पेशा अधिनियम के क्रियान्वयन में आई समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उसमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया था जो अभी पारित नहीं हो सका है। ठीक है, पेशा के संदर्भ में अन्य सुझाव, यहाँ पे है सुझाव है ये कि पेशा कानून के लागू करते वक्त एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए ताकि नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप इसे लागू किया जा सके, और ग्राम सभा और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं। और पेशा के तहत आने वाले क्षेत्रों में योजना बनाते समय राज्य सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय आपस में मशविरा अवश्य करे। ये अन्य सुझाव हैं जो कि मेंस के लिए है, झारखंड के मेंस के लिए है। और पेशा का फिर जो महत्व है वो तो महत्व आप लोग अब इसके नियम से ही, अधिनियम से ही समझ गए होंगे जो अभी हमने ऊपर वर्णन किया है। तो यहाँ पे कुछ ये इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो चुका है। तो विल्किंसन्स रूल और पेशा कानून का हमारा ये जो है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो हमने एक तरह से जो शुरुआत में जो मैंने बताया था कि भूमि संबंधित कानून में ये जो 4 टॉपिक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, दूसरा टॉपिक संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, और तीसरा है विल्किंसन्स रूल 1833, और चौथा है पेशा कानून 1996। तो मैंने ये जो शुरू में ही 4-5 महीने पहले ही बता दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 4-5 महीने ही मैंने पहले इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। बोला था कि आप लोग इसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए और लास्ट में मैं एक बार इसका शॉर्ट में रिवीजन करवा दूंगा। तो यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन से इसका 8 क्वेश्चन आने की संभावना है, दूसरे टॉपिक से भी 8, और विल्किंसन्स रूल से 2 और पेशा कानून से 2। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि झारखंड भूमि संबंधित कानून से टोटल 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने तो आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं, अभी भी समय है एक 2 दिन का, तो एक बार खुद से सेल्फ स्टडी से एक बार अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लें, देख के लें, और अपना जो बुक खरीदे हैं झारखंड स्पेशल के लिए उससे भी एक बार इन टॉपिकों को अच्छे से रिवीजन कर लें। तो आप लोग हमारे इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। आपके प्यार की वजह से ही हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है टेसरीज एकेडमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं, और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं हमारा ये प्रयास। तो आप लोग अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और हमारा एक जो टेलीग्राम चैनल है
टेस्ट सीरीज एकेडमी, इसे आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे बहुत सारा जेपीएससी से संबंधित मटेरियल सेंड कर दिया गया है, आप लोग उसे भी एक बार देख लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।